नमोलोय सव्यसाहूनम। नए चक्र ग्रंथादिराज निश्चय व्यवहार स्वरूप और विषय वस्तु के अंतर्गत प्रश्न ये खड़े हुए थे कि जब व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है, माने व्यवहार तो निश्चय के स्वरूप को बताता है, तो फिर व्यवहार स्वयं अभूतार्थ कैसे हो सकता है? जब व्यवहार निश्चय यानी भूतार्थ का प्रतिपादन कर रहा है तो व्यवहार स्वयं अभूतार्थ क्यों है? और अगर वो स्वयं अभूतार्थ है तो वो निश्चय का प्रतिपादन कैसे कर सकता है? यानी अभूतार्थ व्यवहार द्वारा निश्चय अभूतार्थ व्यवहार द्वारा प्रतिपादित निश्चय भूतार्थ कैसे हो सकता है? एक प्रश्न तो ये खड़ा किया था। देखो पेज नंबर 46, कहाँ है किताब आपकी? दूसरे, जब व्यवहार ने निश्चय नय का प्रतिपादन करता है, ध्यान से सुनना बेटा आप जरा, जब व्यवहार ने निश्चय नय का प्रतिपादन करता है तो निश्चय नय व्यवहार का निषेध क्यों करता है? माने कोई हमारे पैर दबाए और हम उसको लात मारे हैं? अपने प्रतिपादक का निषेध करना कहाँ तक उचित है? निश्चय के प्रतिपादन के लिए पहले व्यवहार को स्थापित करें और अपना काम हो जाने पर उसे असत्यार्थ कहकर निषेध कर दें, यह कुछ ठीक नहीं लगता। 46 नंबर पेज बेटा। यदि वह असत्यार्थ है, कौन? व्यवहार ने, तो फिर उसकी स्थापना क्यों? और यदि सत्यार्थ है तो फिर उसका निषेध क्यों? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि अगर वो अभूतार्थ है तो तुम उसकी स्थापना क्यों कर रहे हो? और अगर भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तो फिर उसका निषेध क्यों कर रहे हो? क्या जवाब है आपका? अपना जवाब बताइए, आपका क्या कहना है? हाँ बेटा बताओ। क्यों? उसका रीज़न बताओ ना लॉजिकली। देखो ऐसा नहीं है कि व्यवहार ने सर्वथा सत्यार्थ हो या सर्वथा सत्यार्थ हो, ठीक है? तो अब इस चीज़ को वो एक अच्छे एग्जाम्पल से समझाने जा रहे हैं। मैंने तो प्रश्न खड़े किए, इस तरह के कितने सारे प्रश्न खड़े हो सकते हैं व्यवहार और निश्चय के बारे में। व्यवहार ने निश्चय नय का प्रतिपादन करता है तो फिर निश्चय नय व्यवहार नय का निषेध क्यों करता है? अब देखिए किताब में, देखिए जल्दी से। इन प्रश्नों के समुचित उत्तर का अभाव भी निश्चय व्यवहार संबंधी वर्तमान द्वंद्व का एक कारण है। जो झगड़ा चलता है ना समाज में, उसका एक रीज़न ये है कि लोगों को इस शंकाओं का समुचित समाधान नहीं मिल पाता। इसलिए हम यहाँ उदाहरण सहित विस्तार से स्पष्ट करेंगे इसको। देखो भैया, बादाम जानते हो किसे कहते हैं? बादाम है, कच्चा बादाम, पक्का बादाम, क्या होता है? किसे कहते हैं बादाम बताओ? चलो मैं पूछता हूँ। जो हम भगवान की सामग्री में चढ़ाते हैं बादाम, वो बादाम है कि नहीं है? नहीं है वो बादाम, उसे ही खा लेते हो ऐसे। फिर खाने वाला बादाम अलग होता है, अलग होता है कि इसी में से फोड़ के निकलता है? इसी में से निकलता है ना। तो बादाम को जो निकलता है वो है या ये छिलके सहित वाला है? दोनों है। अच्छा, बादाम के पेड़ को भी बादाम कहते हैं। सुनना आप जरा, देखो पढ़ो। बादाम के पेड़ को भी बादाम कहते हैं। बादाम की मींगी भी बादाम कही जाती है। मींगी माने उसकी गिरी, जो आप खाने में यूज़ करते हो, फोड़ के जो निकलती है अंदर से, समझ गए? उसको मींगी कह रहे हैं। तथा छिलके सहित मींगी को भी बादाम कहा जाता है। समझ में आ गया आपको? इसमें जो बादाम हमारे लिए उपयोगी है वह तो वस्तुतः मींगी ही है, अंदर की गिरी।
हमारी दृष्टि में तो वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा प्रयोजन तो उससे ही सदता है। बादाम का छिलका व बादाम का पेड़ हमारे लिए साक्षात काम के नहीं है, पेड़ को थोड़ी खाएंगे। और जो इसका छिलका है उसको भी नहीं खाएंगे। बादाम की मींगी प्रयोजनभूत होने से हमारे लिए भूतार्थ है, और छिलका और पेड़, ये ध्यान देना इस बात पे, छिलका और पेड़ अप्रयोजनभूत होने से, यानी साक्षात प्रयोजनभूत ना होने से हमारे लिए अभूतार्थ है। क्योंकि ना तो हम बादाम के पेड़ को खाते और ना बादाम के छिलके को खाते, तो हमारे लिए तो प्रयोजनभूत बादाम उसके भीतर की मींगी है, गिरी है। इतनी बात समझ में आ रही है? देखिए आगे ये उदाहरण था। उसी प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति के लिए शुद्धात्मा का अनुभव करना हमारा मूल प्रयोजन है। इसलिए शुद्धात्मा हमारे लिए प्रयोजनभूत हुआ, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्धात्मानुभूति के बिना नहीं होते। इसलिए शुद्धात्मा को विषय करने वाला निश्चय नय भूतार्थ है। प्रयोजन के हिसाब से हमारा प्रयोजन क्या है? शुद्धात्मानुभूति। इसलिए शुद्धात्मानुभूति कराने वाला निश्चय नय भूतार्थ है। संयोग व संयोगी भाव आदि के अनुभव से सम्यक दर्शन की प्राप्ति का प्रयोजन सिद्ध न होने से वो अप्रयोजनभूत ठहरे। पहले तो इन्होंने बताया कि निश्चय नय क्यों प्रयोजनभूत है हमारे लिए, और व्यवहार नय का विषय संयोग है, संयोगी भाव है, उनकी दृष्टि करने से आत्मानुभूति नहीं होती, इसलिए वो हमारे लिए अप्रयोजनभूत ठहरे। इसलिए उन्हें विषय बनाने वाले व्यवहार नय को भी अभूतार्थ कहा। बात समझ में आ रही है? प्रयोजन के हिसाब से भूतार्थ को निश्चय और अभूतार्थ को व्यवहार कहते हैं। इसके अनुसार मुझे बताओ, निश्चय बादाम कौन सा है? वो जो अंदर की गिरी है वो निश्चय बादाम है हमारे लिए, और वो छिलका और पेड़ वो व्यवहार बादाम है। इस बात को यदि और अधिक स्पष्ट करें तो कथन ऐसे होगा, निश्चय से मींगी को बादाम कहते हैं। मैंने सही तरीके से इसको फ्रेम किया सेंटेंस को कि निश्चय से मींगी को बादाम कहते हैं, अथवा यूँ कहें कि मींगी को बादाम कहना ये निश्चय नय का कथन है, और छिलके को पेड़ को बादाम कहना ये व्यवहार नय का कथन है। और पेड़ और छिलके को भी इसलिए बादाम कह रहे हैं क्योंकि वो निश्चय बादाम के सहचारी हैं। सहचारी के नीचे अंडरलाइन करो। व्यवहार तभी व्यवहार कहलाता है जब वो निश्चय का सहचारी हो, और निश्चय हो ही नहीं। अकेला व्यवहार व्यवहार तो होता नहीं। मने अंदर मींगी ना हो, खाली छिलका छिलका हो, तब उसको कौन बादाम कहेगा? यदि उनका मींगी से किसी भी प्रकार का संबंध ना हो, माने पेड़ का और छिलके का, तो फिर वे व्यवहार से भी बादाम नहीं कहे जा सकते थे। क्या कोई आम के पेड़ और छिलके को भी बादाम कहते देखा जाता है क्या? माने जिसमें गिरी नहीं है, जहाँ वो बादाम ही नहीं उगता, उस पेड़ को कोई व्यवहार से बादाम कह सकते हो क्या? इसी प्रकार निश्चय नय के विषयभूत शुद्धात्मा को निश्चय जीव और व्यवहार नय के विषयभूत शरीर आदि के संयोग में रहने वाले जीव, मनुष्य आदि को व्यवहार जीव कहा जाता है। निश्चय जीव किसको कहा? शुद्धात्मा को निश्चय जीव, और मनुष्य नारकी आदि जीव जो कहे जाते हैं वो व्यवहार जीव। यदि आत्मा का शरीर आदि से संयोग आदि संबंध भी ना हो तो कोई उन्हें व्यवहार से भी जीव नहीं कहेगा। माने इस देह के साथ आत्मा है ना, तो ये आत्मा का सहचारी है, तो व्यवहार से ये जीव कहलाता है। क्या कोई मिट्टी की मूर्ति को भी जीव कहते देखा है?
भूतम अर्थम प्रद्योत्यति इति भूतार्थः, अभूतम अर्थम प्रद्योत्यति इति अभूतार्थः। देखो इस बात को अंडरलाइन कर लेना, भूतार्थ का मीनिंग बता रहे हैं। भूत माने प्रयोजन भूत अर्थ को बतावे, भूत जमा अर्थ, इसको चेंज कर लो, अर्थ भूत, अर्थ माने प्रयोजन, तो प्रयोजन भूत अर्थ को बतावे वो प्रयोजन भूत माने भूतार्थ। भूतार्थ का अर्थ प्रयोजन भूत किसी भी प्रकार अनुचित नहीं है, क्योंकि अर्थ शब्द का मीनिंग प्रयोजन भी होता है। तो भूत जमा अर्थ, इनके स्थान परिवर्तन करने पर क्या बन गया, अर्थ जमा भूत, अर्थभूत हुआ। अर्थ माने प्रयोजन और अर्थभूत माने प्रयोजन भूत। तो इस प्रकार भूत और अभूत की इस व्युत्पत्ति के अनुसार अब ये बताओ, जो बादाम छिलके है, बादाम का पेड़ है, वो हमारे लिए भूतार्थ है कि अभूतार्थ? छिलका बादाम का, जिसको हम बादाम कहते हैं, और पेड़ हमारे लिए भूतार्थ है कि अभूतार्थ? अभूतार्थ, क्योंकि हमें उसे तो खाना नहीं है। खाना किसको है? बादाम गिरी को। तो उस गिरी को बादाम कहना क्योंकि वह गिरी हमारे खाने में काम आती है। छिलका और पेड़ आप प्रयोजन भूत, यानी साक्षात प्रयोजन भूत नहीं है, हमारे खाने में नहीं आने, इसलिए उनको अप्रयोजन भूत कहा। लेकिन कोई कहे कि सर्वथा अप्रयोजन भूत है क्योंकि बादाम की मींगी के प्राप्ति के साधन है, इसलिए परंपरा से प्रयोजन भूत भी है। माने पेड़ का ही नाश कर दोगे, ठीक है, तो फिर वो बादाम आएगा कहाँ से? यही कारण है कि परंपरा की अपेक्षा उसे कथनचित भूतार्थ भी कहा जाता है, किंतु साक्षात प्रयोजन भूत न होने से अध्यात्म में उसे प्रायः अप्रयोजन भूत ही कहा जाता है। किसे? एक शब्द में बताओ। वेरी गुड, ठीक है। ऐसा भी आ सकता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या होता है वो? एक वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है ना। तो इसमें आ सकता है इस तरह कि परंपरा की अपेक्षा उसे कथनचित भूतार्थ भी कहा जाता है, लेकिन साक्षात प्रयोजन भूत न होने से अध्यात्म में उसे प्रायः अप्रयोजन भूत ही कहा जाता है। बताओ कौन सा न है? बात समझ में आ रही बेटा? कहाँ हो दिमाग? उसी प्रकार यद्यपि शुद्धात्मा हमारे लिए पूर्णतः प्रयोजन भूत है और अशुद्ध आत्मा, क्या होता है अशुद्ध आत्मा? संयोग सहित, है ना, ये उपाधि सहित जो आत्मा को मनुष्य कहना, पंचेंद्रिय कहना, ये सब दो द्रव्यों को मिलाकर निरूपण किया, इसलिए अशुद्ध द्रव्य का निरूपण हो गया। तथापि संसारी जीव की पहचान का प्रयोजन सिद्ध करने के कारण, यद्यपि अप्रयोजन भूत है, लेकिन फिर भी संसारी जीव की पहचान का प्रयोजन सिद्ध होता है, इसलिए अशुद्धात्मा या संयोगी आत्मा भी कथनचित प्रयोजन भूत है। उसने इतना उपकार तो किया कि संसारी जीव का समझाया, फिर भी शुद्धात्मा की प्राप्ति का कारण न होने से अध्यात्म में उसे अप्रयोजन भूत कहते हैं। देखो, अगर जगत में ऐसा संभव होता कि बिना छिलके के मींगी उग जाती, तो फिर छिलका हमारे लिए सर्वथा अप्रयोजन भूत होता। लेकिन ऐसा होता ही नहीं कि मींगी बिना छिलके के मिलती नहीं। यदि बिना पेड़ या छिलके के जगत में मींगी की प्राप्ति संभव होती, तो पेड़ और छिलके को व्यवहार से भी बादाम नहीं कहा जाता। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। पेड़ और छिलके को व्यवहार से बादाम कहे जाने के कारण यदि वैद्य जी ये बताए कि ताकत के लिए बादाम का हलवा खाना चाहिए, तो कोई छिलके का हलवा खा ले अथवा पेड़ को संभार कर उसका हलवा बना के खा ले, तो मूर्ख ही माना जाएगा ना। जगत में ऐसी मूर्खता कोई ना करे,
इसलिए व्यवहार के कथन के प्रति सावधान करना भी आवश्यक है, उसका निषेध करना भी आवश्यक है। माने पेड़ भी बादाम, छिलका भी बादाम और गिरी भी बादाम, लेकिन जब वैद्य जी बताएं बादाम का हलवा खाना तो छिलके का मत खा लेना, पेड़ का मत खा लेना। इसलिए व्यवहार के प्रति सावधान करने के लिए उसका निषेध करना भी जरूरी है। इम्पोर्टेंट बात समझ में आ रही है कि जो व्यवहार निश्चय न्याय का प्रतिपादन कर रहा है, फिर उस व्यवहार का निषेध क्यों करते हो? क्योंकि व्यवहार को सर्वथा सत्यार्थ ना मान बैठे, इसलिए। उसी प्रकार व्यवहार के बिना निश्चय न्याय का प्रतिपादन संभव होता तो व्यवहार को कथनचित भूतार्थ भी नहीं कहा जा सकता था, उसे जिनवाणी में स्थान भी प्राप्त नहीं होता। यदि शरीर आदि के संयोग वाले जीवों का कथन किए बिना ही इस अनादिकालीन अज्ञानी को आत्मा समझाया जा सकता होता तो फिर असमान जाति द्रव्य पर्याय वाले जीव को जीव कहते ही नहीं। समझ में है क्या प्रयोजन है व्यवहार से मनुष्य जीव कहने का, कि उसके बिना आप इसको समझा नहीं पाओगे कि जीव है क्या। बात इतनी समझ में आ रही है? शरीर आदि के संयोग वाले संसारी जीव को भी व्यवहार से जीव कहे जाने के कारण सद्गुरु के ये कहने पर कि यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो आत्मा का अनुभव करो, कोई रागी द्वेषी मनुष्य आदि रूप आत्मा का अनुभव करने लगे और सोचे कि सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा तो मूर्ख ही माना जाएगा। जगत में कोई ऐसी मूर्खता ना करे, इसके लिए व्यवहार कथन को अभूतार्थ कहकर उसका निषेध भी आवश्यक है। ऊपर उदाहरण दिया, नीचे सिद्धांत घटित किया नेक्स्ट पैरा में। इसलिए निश्चय न्याय व्यवहार का निषेधक है, उसे अभूतार्थ कहकर उसका निषेध करता है। समय सार की 14 नंबर की गाथा में 5 उदाहरण से स्पष्ट किया। पर्याय स्वभाव आदि के समीप जाकर देखने पर व्यवहार न्याय के विषयभूत बद स्पृष्ट आदि भाव भूतार्थ है, लिखा है वहाँ गाथा की टीका में, भूतार्थ भी लिखा है, सत्यार्थ है। पर निश्चय न्याय के विषयभूत द्रव्य स्वभाव के समीप जाकर देखने पर वे अभूतार्थ है। बादाम की मींगी जब अकेली होती है, ये तो पुराने टाइम का लिखा हुआ है ना, आज के टाइम में बादाम की गिरी है 1000 रुपये किलो, ठीक है। मैंने जब उस पर से छिलका हटा दिया तब वो मिलेगी 1000 रुपये किलो, और जो छिलके सहित बादाम है वो मिलेगा 400 रुपया किलो। कारण ऐसा क्यों? जो छिलके सहित बादाम है वो 400 रुपये किलो मिल रहा है, और छिलका फोड़कर खाली बादाम की गिरी बेचें तो वो 1000 रुपये किलो आ रही है। ऐसा क्यों है? उसे निकालने में टाइम वेस्ट हुआ, मेहनत लगी, एक बात। और बताओ दूसरी बात। और सुनो भैया, 1 किलो आप छिलके सहित जो बादाम लाओगे ना, उसमें सिर्फ गिरी कितनी निकलेगी? 400 ग्राम। तो जो आपने 400 रुपये लिए ना आपसे, वो 1 किलो बादाम है, लेकिन उसमें से गिरी कितनी निकली? सिर्फ 400 ग्राम। 1 किलो थोड़ी निकलेगी, छिलकों का भी तो वजन है ना। अच्छा, छिलके रखोगे फेंक दोगे? फेंक दोगे, कूड़ा है ना। अब वो एक आदमी 400 रुपये किलो के हिसाब से बादाम लाया, अब उसने बादाम निकाल लिए और छिलके वापस देने गया कि भैया छिलके वापस ले लो, कि तोल के लो। देखो भैया 600 ग्राम छिलके हैं, तो 600 ग्राम छिलके हैं तो 240 रुपये वापस दो। 400 रुपये किलो दिए थे ना तुमने, उसमें छिलके भी तो उसी रेट तुले। छिलके क्या रेट खरीदे? वही 400 रुपये किलो के हिसाब से। अब 600 ग्राम छिलके हैं, 400 रुपये किलो के हिसाब से कर लो, 240 रुपये के बन गए। लाओ भैया हमारे 240 रुपये वापस। वो हाथ दिखाएगा एक कि ये मिलेगा, भाग जाओ यहाँ से। समझ में आया?
तो इसका मतलब छिलके तो कूड़े हैं, वो फिर 400 रुपये किलो क्यों तोले? क्योंकि उस मूंगी के साथ थे तो उसकी कीमत 400 रुपये थी। अब मूंगी निकाल ली, अब इसकी कीमत 0 है, कूड़ा है वो। समझ में आया? बात समझ में आ रही बेटा? नहीं आ रही? देखो, अब बादाम की मूंगी जब अकेली होती है तो 125 रुपया किलो बिकती है, पुराने टाइम की बात है। समझ में आया? और जब छिलके भी साथ होते हैं तो वो 25-30 रुपये किलो भी मुश्किल से बिकती है। इस प्रकार छिलके की संगति में उसकी कीमत घट गई और अकेले होने पर उसकी कीमत बढ़ गई। और छिलका मूंगी के साथ रहता है तो 25-30 रुपये किलो बिकता है, और छिलका अगर मूंगी के साथ ना हो, अकेला हो, तो क्या रेट बिकेगा? पहले तो बिकेगा ही नहीं। चलो किसी ने दंत मंजन बनाना हो तो वो 1 रुपये किलो ले लेगा। मंजन बनता है उसका बहुत बढ़िया, बादाम का, और पता नहीं काजल भी बनता होगा शायद। चलो जब छिलका मूंगी के साथ रहने पर 25 रुपया किलो तक बिक जाता है, पर यदि वो छिलका अकेला हो तो कोई 1 रुपये किलो लेने को भी तैयार नहीं होता। इस प्रकार हम देखते हैं कि छिलके की कीमत तो मूंगी के साथ रहने में है, अकेले रहने में नहीं है। उसी प्रकार व्यवहार की कीमत भी निश्चय के प्रतिपादकत्व में ही है, निश्चय पूर्वक अर्थात निश्चय के साथ होने में ही है, अकेले में नहीं। निश्चय का साधक प्रतिपादक होने से ही उसे जिनवाणी में स्थान प्राप्त है। निश्चय की कीमत व्यवहार की संगति में घट जाती है, समझना। निश्चय की कीमत व्यवहार की संगति में घट जाती है। जैसे वो 1000 रुपये किलो वाला बादाम 400 रुपये किलो बिक रहा है, क्यों? क्योंकि छिलके सहित है। और निश्चय की कीमत अकेले में बढ़ जाती है। यही कारण है कि निश्चय व्यवहार का निषेध करता है, निषेधक है। यहाँ एक बात ये भी जानने योग्य है कि बादाम का छिलका यदि मूंगी के संयोग में 25-30 रुपया किलो बिक जाता है तो क्या वो उसको कीमत मुफ्त में मिल रही है? कि नहीं, उसने उसकी पूरी कीमत चुकाई है। इम्पोर्टेंट बात है। सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ अपने माथे पर झेला और अंदर उस बादाम की गिरी को पूरा सुरक्षित रखा। कोई गाय खाने आई तो खा पाएगी अंदर गिरी को? कीड़े मकोड़े कोई भी उसको बेकार नहीं कर पाएंगे मूंगी को। तो उसने उसे फुल सिक्योरिटी दी है, उसे आँच तक नहीं आने दी। सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात सारी विपत्तियाँ उस छिलके ने अपने माथे पर झेली हैं, अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाया है। यहाँ तक कि जान की बाजी लगाकर उस बादाम की मूंगी को सुरक्षा प्रदान की है। किसने? अपने जान की बाजी लगा दी उसने। कोई आया ना हथौड़ी लेकर, पहले मेरी लाश पे से गुजरेगा तब उस मूंगी को छू पाएगा, तो हथौड़े से पहले उसे फोड़ते हैं, उसका खोपड़ा बादाम का है ना। देखा है आपने साबुत बादाम मंदिर में चढ़ाते हो, किसी दिन घर पे फोड़ के देखना, उसे उंगली भी फूट जाती है, बड़ी मेहनत लगती है उसे फोड़ने में। एक आते हैं कागजी बादाम, वो फटाफट फूट जाते हैं। कागजी है, कड़वी होती है तो वो असली होती है, लेकिन हाँ वो असली होता है, तुम लोग नकली खाते हो। समझ में आया? हाँ छिलके की प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है छिलके की? ये प्रश्न दे सकते हैं कि बादाम के छिलके की क्या प्रतिज्ञा है, बताओ। कि जब तक मैं साबुत हूँ तब तक मूंगी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई मूंगी को छू नहीं सकता, खा नहीं सकता। खाना बिगाड़ना तो बहुत दूर, उसे छू के तो दिखाओ। यदि कोई चोट करता है तो छिलका पहले अपने माथे पर झेलता है, चाहे स्वयं टूट जाए, फूट जाए,
पर जब तक वह अटूट है, अफूट है, समझिए मिंगी सुरक्षित है। देखो इसे कहते हैं उदाहरण, ऐसा होना चाहिए उदाहरण। समझ में आया? डॉक्टर साहब की कला भी माने टोडरमल जी जैसी है। इसी प्रकार उदाहरण टोडरमल जी कैसे हैं कि एक एक लाइन सिद्धांत पे घटित होती है। आप देखना कभी उदाहरण, समझ में आया? गुमास्ता को उदाहरण दिया सम्यक दृष्टि के लिए जैसे। तो हम और आप भी सीखें कि उदाहरण कैसे होते हैं। हमारे तो उदाहरण भी ऐसे होते हैं कि सामने वाले को उदाहरण ही समझ में नहीं आता क्या कहना चाह रहे हो। उदाहरण ऐसा होना चाहिए कि ऑटोमेटिक सिद्धांत गले में उतर जाए। देखो आप इस पे एक नाटक कर सकते हो, बादाम के छिलके और मिंगी पे निश्चय और व्यवहार का। सही में बहुत ज़बरदस्त नाटक होगा। और जो चीज़ हम पढ़ा के नहीं समझा पाते ना, आप उसका थोड़ा सा मंचन कर दो कि वो निश्चय जो है व्यवहार को लात मार देता है, व्यवहार उसके गीत गाता है, समझ में, फिर भी निश्चय उसको दरकिनार कर देता है। तो ऐसी बादाम और मिंगी, उस छिलके ने उसकी बड़ी सेफ्टी की, लेकिन फिर भी हम छिलके को बेदर्दी से फोड़ देते हैं मिंगी खाने के लिए। और उसमें भी वो छिलका कहता है कि मैं यही चाहता था, इसी दिन के लिए मैंने जन्म धारण किया था, आज मेरा जन्म सफल हो गया। ये जो मिंगी का मालिक था आज वो आ गया और इसे ले गया। माने बेटी का पिता यही सोचता है ना कि बेटी का जो वर था वो आ गया और आज इसे ले गया और आज मेरी मेहनत सफल हो गई। समझ में आया? आप सोचो, सही में ये बहुत उपयोगी विषय है निश्चय और व्यवहार। इस पर गोष्ठी करो, इसका मंचन करो। देखो हर चीज़ की एक कला होती है, वो भी एक कला है आप लोगों की कि आप उसको कितने अच्छे से प्रस्तुत कर देते हैं। समझ में? छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े भी नहीं, लेकिन छोटे छोटे, जैसे एक बादाम मिंगी का दे दिया। ऐसे निश्चय व्यवहार को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने उदाहरण दिए जाते हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से आप दिखा सकते हैं। चलिए, इतनी कीमत चुकाने पर उसे कीमत मिली है, उसे आप मुफ्त की मत समझो कि 400 रुपये किलो में तुल गया। बाकी चर्चा आप कल बढ़ाएंगे इसके आगे की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक